क्योंकि आपको अभी 60 से लेकर 65 चैप्टर्स ही करना है। 21 डेज का चैलेंज कर सकते हो। देखो ये सब चीज आप तभी कर पाओगे जब आपका प्रॉपर माइंडसेट रहेगा। आप चाहे रेगुलर बेसिस पे जितना पढ़ो, बट रेगुलर रिवीजन आपको करते रहना होगा। एनसीईआरटी को आपको पूरा डिटेल वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रेगुलर बेसिस पे 13 to 14 आवर्स स्टडी करना ही करना है। इनिशियली नहीं होगा, बट 21 डेज चैलेंज के बाद आप आराम से कर सकते हो। देखो अगर आपने अब तक नीट 2025 का प्रिपरेशन करना प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं किया है, अब तक इरेगुलर रहे हो, उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाए हो, कुछ ही चैप्टर्स कंप्लीटेड है और अभी प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हो, तो अगले 7 मंथ्स प्रिपरेशन करके कैसे नीट 2025 क्रैक कर सकते हो, इवन अगर आप 0 लेवल पे भी हो तब भी। तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज, अगर आपने कोई भी चैप्टर्स कंप्लीट कर रखा है 10-20 चैप्टर्स, तो उसको पहले ना प्रॉपर्ली अभी रिवाइज कर लो, रिवाइज अच्छे से कर लो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस एनपीवाईक्यूज अच्छे से कर लो, ताकि उन सब चैप्टर्स में श्योर हो जाओ। फिर बाकी के स्टेप्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर मैं स्टेप 1 की बात करूँ तो सबसे पहले ना आप अपना लेवल जान लो कि आप अभी हो कहाँ पे, आपके कितने कंप्लीटेड चैप्टर्स हैं। जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हैं उसका पूरा लिस्ट बना लो और साथ ही साथ जो आपका वीक सब्जेक्ट है वो भी आपको लिखना है। वीक सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। उसी के साथ आपका जो भी स्टडी प्रॉब्लम है उसको लिखना है, क्योंकि उस प्रॉब्लम को सुधारना जरूरी है। क्योंकि स्टडी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो आप आगे चल के और भी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, स्टडी का जो भी प्रॉब्लम है उसका रीजन क्या है वो चीज आपको देखना है, उस रीजन पे काम करना जरूरी है, तभी आप अपने स्टडी के प्रॉब्लम से निकल सकते हो। इसमें मेरा हेल्प चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। और साथ ही साथ जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स का वेटेज वाइज पूरा लिस्ट बना लो, क्योंकि आपको अभी 60 से लेकर 65 चैप्टर्स ही करना है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करना जाओगे, टाइम चला जाएगा, रिवीजन के लिए टाइम नहीं बच पाएगा। स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं तो आप अपना टारगेट मार्क्स फिक्स कर लो। मेरे अकॉर्डिंग 660 प्लस आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। 7 मंथ्स में इतना पॉसिबल हो सकता है, उसको अपने सामने लिख के पेस्ट कर देना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में आपको फुल मार्क्स लाने का टारगेट रखना है, जो कि आप बायोलॉजी को 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हो और बाकी टाइम रिवीजन पे दे सकते हो। कैसे कर सकते हो, वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उस वीडियो को जाके देख सकते हो। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री में आप 160 या फिर 170 प्लस मार्क्स लाने का टारगेट रखो। इसमें ला सकते हो अगर सही से प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करो। ये आप 4 से 5 महीने में केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हो। कैसे करोगे, वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। और फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स आपको एंड तक करना है, 6 से 7 महीने जितना टाइम बचा हुआ है एंड तक करना है, बट प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है, डे बाय डे स्लोली ही करना है। इसमें आपको 140 प्लस मार्क्स लाने का ही टारगेट रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। फिजिक्स में एक्स्ट्रा टाइम आपका जा सकता है, इसलिए आपको ज्यादा टारगेट नहीं रखना है। वो टाइम बचा के आप बायो एंड केमिस्ट्री पे दे सकते हो, ताकि उसमें फुल मार्क्स ला सको। उसी के साथ आप नीट क्रैक करना क्यों चाहते हो, डॉक्टर बनना क्यों चाहते हो, वो रीजन ना आप अपने सामने लिख के, कॉपी में लिख के आप सामने रखो, ताकि वो रीजन आपको रेगुलर बेसिस पे पुश करे प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि आप टाइम वेस्ट ना करो। उसके बाद अगर मैं स्टेप 3 की अगर मैं बात करूं तो अगर आप प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर पाते हो, रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, स्टडी आवर ज्यादा नहीं कर पाते हो, तो आप 21 डेज का चैलेंज कर सकते हो। खुद के साथ एक चैलेंज ले लो कि ये 21 डेज में ये सब चीज मुझे रेगुलर बेसिस पे करना है, इन सब में मुझे काम करना जरूरी है। इसमें क्या कर सकते हो, सबसे पहले अगर स्टडी का हैबिट नहीं है तो सबसे पहले स्टडी हैबिट के लिए आप रेगुलर एक चैलेंज कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे चैलेंज को धीरे धीरे बढ़ाओगे। आपको बस ये टारगेट रखना है कि 21 दिन मुझे किसी भी हाल में रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना है। दूसरी चीज, आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी और को भी धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। अभी अगर आप 2 घंटा ही कर पा रहे हो तो रेगुलर बेसिस पे 10-10 मिनट करके, 20-20 मिनट करके स्टडी आवर को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, जिससे आप 21 डेज के बाद आराम से 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी में देने लगोगे कोचिंग के अलावा। और साथ ही साथ आपको 21 डेज में आपको जो बेसिक्स वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगर कंप्लीट कर रखा है तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। बायो पे मैक्सिमम फोकस रखना है, फिजिक्स के बेसिक चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लो। अगर वो कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और साथ ही साथ जो भी आपका एडिक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है या फिर बैड हैबिट्स है, उन सबको 21 दिन के अंदर आपको पूरी तरह से लिमिट में लेके आना है। देखो ये सब चीज आप तभी कर पाओगे जब आपका प्रॉपर माइंडसेट रहेगा। अगर आप माइंडसेट नहीं बनाओगे, आपको करना क्यों है ये सोच ही नहीं रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, आप नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आपको रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन रहना है, यानी कि रेगुलर कब उठना है, कब सोना है, वो आपका फिक्स रहना चाहिए और आपका स्टडी का टाइमिंग फिक्स रहना चाहिए। ये चीज आपको फिक्स्ड करना है। तो ये चैलेंज आप जरूर एक्सेप्ट कर लेना। डिटेल हेल्प चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट, डेली टास्क की अगर मैं बात करूँ, रेगुलर बेसिस पे आपको ये चीज करना है। सबसे पहले तो लेक्चर तो आपको देखना ही देखना है। लेक्चर फुल्ली फोकस होकर अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो या फिर ऑफलाइन कर रहे हो या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो या फिर लाइव लेक्चर देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे नोट्स और एनसीईआरटी आपको करना ही करना है लेक्चर के बाद। नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो रेगुलर करना ही है, पीवाईक्यूज आपको करना ही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज आपको जो 100 से लेकर 150 क्वेश्चन करना ही करना है, तीनों सब्जेक्ट मिला के। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हो या फिर क्वेश्चन बैंक के थ्रू भी कर सकते हो। और साथ ही साथ रेगुलर आपको रिवीजन करना ही है, वीकली रिवीजन करना ही है। उसके बाद अगर मैं रिवीजन की बात करूं, रिवीजन के लिए आप नोट्स के थ्रू कर सकते हो, जो कि आप वीकली बेसिस पे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, डिटेल नोट्स के थ्रू। उसी के साथ डेली आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो और फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आप बेस्ट वे से रिवाइज कर सकते हो। पूरे चैप्टर को आराम से 15-20 मिनट में रिवाइज कर पाओगे। तो फ्लैश कार्ड आप चाहो तो बना सकते हो या फिर बाय कर सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। उसी के साथ जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज एंड टेस्ट के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो।
कैसे, यानी कि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को जो है दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, उन क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आप चाहे रेगुलर बेसिस पे जितना पढ़ो बट रेगुलर रिवीजन आपको करते रहना होगा। अब रिवीजन पे जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ऐसे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट देखे जो नीट क्रैक बस इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आई तब कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज भूल चुके थे, जिस वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। अब इसके पीछे का रीजन ये था कि इनइफेक्टिव, इरेगुलर और कम रिवीजन की वजह से कॉन्सेप्ट वगैरह सही से याद नहीं था, जिस वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया और पूरा ब्लैंक हो गया। देखो, अगर मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो रिवीजन का बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप जो है कोई भी कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज को रेगुलर बेसिस पे स्पेसिफिक टाइम पे रिवाइज करते रहो, जिससे क्या होगा कि वो चीज़ आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा और उसको आप भूलोगे नहीं। देखो, आप सबको पता है कि जब एग्जाम टाइम आता है हम सब लोग प्रेशर में आ जाते हैं ये सोच के कि कैसे रिवाइज करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए, और ये चीज़ मैं भी फेस कर चुका हूँ। लेकिन आप सबके साथ ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये फ्लैश कार्ड्स, जो कि रेंसो रिवीजन की तरफ से मुझे प्रोवाइड किया गया है। देखो, जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है वैसे हम लोग बुक्स पलटने लगते हैं, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो बुक्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है एंड टाइम पे, और इतनी सारी चीज़ें एक साथ पढ़ने की वजह से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने लगता है। तो इसलिए आपको रिवीजन करने के लिए यूज़ करना चाहिए इन फ्लैश कार्ड्स को, क्योंकि इन फ्लैश कार्ड्स में आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंटेंट बिल्कुल समराइज्ड वैसे कलरफुल कार्ड्स में मिल जाएगा। और ये फ्लैश कार्ड्स जो है बिल्कुल 95% सिलेबस आपका कवर करता है, जिससे आपका रिवीजन जो है काफ़ी फन एंड सुपर क्विक बन जाता है। अब समझ लो, टेक्स्ट बुक से जब रिवाइज करते हो तो क्या होता है कि बार बार पेज पलटो, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने लगता है और कुछ भी इजीली रिकॉल नहीं हो पाता, और बुक्स के थ्रू जो है पैसिव रिवीजन ही होता है। लेकिन फ्लैश कार्ड्स का कॉन्सेप्ट जो है टोटली अलग होता है। ये जो है दो प्रूवन टेक्निक्स पे काम करता है, एक तो हो गया आपका एक्टिव रिकॉल, दूसरा हो गया स्पेस्ड रेपिटेशन। देखो, जब आप फ्लैश कार्ड्स का यूज करते हो हर कार्ड आपको जो खुद से आंसर को याद करने के लिए ट्रिगर करता है, और साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप कोई भी चीज को एक्टिवली याद करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक याद रह जाती है। और स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब ये है कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे आप जो वही कार्ड को रिवाइज करो, और ये टेक्निक जो है एग्जाम के लिए बेस्ट है क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रेंथन करता है। और हाँ, ये कलरफुल फ्लैश कार्ड्स भी एक साइंटिफिक रीजन से बनाए गए हैं। देखो, रिसर्च ने प्रूव किया है कि कलरफुल विजुअल जो है आपके मेमोरी को बूस्ट करता है और कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में और भी ईजी हो जाता है। तो ये कार्ड्स का डिजाइन जो है काफी ज्यादा इंगेजिंग है, जिससे आपको जो स्टडी बिल्कुल बोरिंग नहीं लगने वाली। और फ्लैश कार्ड्स का ना एक और बेनिफिट भी है, आपको जो है छोटे छोटे रिवीजन सेशन करने का मौका मिलता है, यानी कि हर 15 से 20 मिनट का एक माइक्रो सेशन रख सकते हो, जिसके बाद आप ब्रेक लेके फिर से दोबारा से रिवीजन कर सकते हो। इससे आपको जो बर्नआउट भी फील नहीं होगा और आप आराम से बिना किसी टेंशन के रिवाइज कर पाओगे। और ये जो फ्लैश कार्ड्स है सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नहीं है, आप जो इसको रेगुलर बेसिस पे भी यूज कर सकते हो। हर रोज आप 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर को आराम से रिवाइज कर पाओगे, और अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे ना तो ऑलरेडी आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे बढ़ जाओगे। तो अगर आप नीट के लिए सीरियस हो, टाइम बचाना है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, तो इसको जाके बाय कर सकते हो। तो इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके जरूर बाय कर लेना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं टेस्ट की बात करूं, देखो आपको पार्ट टेस्ट वीकली बेसिस पे या फिर जब भी आपका टेस्ट लिया जाएगा उसके बेसिस पे आपको टेस्ट देना ही देना है। किसी भी हाल में आपको पार्ट टेस्ट मिस नहीं करना है, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो, चैप्टर कंप्लीट हो या ना हो, क्योंकि पार्ट टेस्ट से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलता है। उसी के साथ आपको फुल टेस्ट तब देना है जब आपका ऑलमोस्ट 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए या फिर 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और एक बात का ध्यान में रखना है कि हर एक टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस करना है पेपर को, कि कितने क्वेश्चन आपने करेक्टली सॉल्व कर पाया, कितने नहीं कर पाया। अगर आपने कहीं पे भी सिली मिस्टेक्स किया है, उन मिस्टेक को मिस्टेक नोटबुक में आपको लिखना है। तो मिस्टेक नोटबुक आपको मैनेज करना है, और उसी के साथ आपको हर एक वीक अपना प्रोग्रेस भी नोट करते रहना है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन से समझो, या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। उसी के साथ अगर मैं स्टडी की बात करूँ, स्टडी आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो लेक्चर आप वन शॉट के थ्रू भी कर सकते हो, लॉन्ग लेक्चर्स के थ्रू भी कर सकते हो। लॉन्ग लेक्चर्स आप चाहो तो 2x स्पीड में या फिर 1.5x स्पीड में देख के आप टाइम बचा सकते हो। वन शॉट के लिए आपको कुछ ही चैप्टर के लिए देखना है, सारे चैप्टर्स के लिए नहीं देखना है। स्पेशली बायोलॉजी में आपको वन शॉट के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करना है। केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स कर सकते हो, बाकी अदरवाइज आपको डिटेल लेक्चर ही देखना है, क्योंकि डिटेल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो लेक्चर देखने के टाइम आप चाहो तो नोट्स अपने सामने रख सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स है या फिर कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, उन नोट्स को सामने रखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, या फिर एनसीईआरटी को भी सामने रख सकते हो। अगर नोट्स बनाया हुआ नहीं मिलता है तो नोट्स के लिए आप बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हो लेक्चर के दौरान, जिससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिल जाएगा। लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स पढ़ सकते हो फिजिक्स के लिए स्पेशली, या फिर आप चाहो तो एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए स्पेशली। ठीक है, एनसीईआरटी तो किसी हाल में मिस नहीं करना है। ये चीज करने के बाद आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, पीवाईक्यूज करना ही है, बट जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख के समझना है, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना है। और साथ ही साथ अगर आप फिजिक्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सॉल्व एग्जांपल्स देखना है। फिजिक्स वाला वीडियो देख लेना डिटेल में, मैंने उसमें बता रखा है कैसे कंप्लीट कर सकते हो, क्या कर सकते हो। और रेगुलर बेसिस पे आपको रिवाइज करनी है, जो कि आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो या फिर नोट्स के थ्रू भी कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, आपको रेगुलर बेसिस पे 13 to 14 आवर्स स्टडी करना ही करना है। इनिशियली नहीं होगा, बट 21 डेज चैलेंज के बाद आप आराम से कर सकते हो। शेड्यूल के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, उसको जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ
एडवांस टाइम टेबल वाला वीडियो आने वाला है जो कि आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप उसके साथ एडजस्ट हो गए तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव करते रहना है, डे बाय डे आपको इंप्रूव करना है, डे बाय डे आपको टारगेट बढ़ाना है और साथ ही साथ आपको स्टॉप वॉच रेडी करके भी स्टडी करना है ताकि आप टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर्ली कर पाओ। उसके बाद फाइनली टारगेट सेटिंग आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, वीकली बेसिस पे करना है, मंथली बेसिस पे करना ही करना है। डेली आप क्या पढ़ना चाहते हो उसको सेट करना है, डेली आपको टारगेट को इंप्रूव करना है। एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा टारगेट सेटिंग आपको कैसे करना है, डेली कैसा होना चाहिए, वीकली कैसा होना चाहिए। उसी के साथ टाइम सेव करने के लिए आपको जो एनसीईआरटी हाईलाइटेड बुक कहीं से जुगाड़ कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे आप टाइम बचा सकते हो। एनसीईआरटी को आपको पूरा डिटेल वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हाईलाइटेड है उस पर ज्यादा फोकस होकर पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी हाईलाइटेड बुक आप किसी सीनियर से भी ले सकते हो या फिर टेलीग्राम और चैनल वगैरह से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस एनपीयूआईक्यूज के लिए कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लो, इससे आपका काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और नोट्स अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ज्यादा बेटर है, या फिर कहीं से जुगाड़ कर सकते हो और उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। और अगर मैं मंथली बेसिस पे बात करूं कि मंथली कितने चैप्टर्स करना है, कैसे करना है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। आई होप कि आप इस तरह से फॉलो करोगे और नीट क्रैक करोगे। अगर आप मेरा हेल्प चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और भी बहुत कुछ आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।